नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एडवांस कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रायिकता। पिछले दो वीडियो में हम प्रायिकता के विषय पर चर्चा कर चुके हैं। आपने यदि वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन्हें देखिए, और जो बाकी जो प्रश्न बचे हैं उसके लिए आइए हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रायिकता जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमारे जो टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमारा रह गया था। देखिए क्या, अधिवर्ष और सामान्य वर्ष। अधिवर्ष और सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष और अधिवर्ष दोनों को साथ में पढ़ेंगे। देखिए, अधिवर्ष सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष को आप देखिए, अधिवर्ष को लीप वर्ष कह सकते हैं, तो सामान्य वर्ष को एलिप वर्ष भी कह सकते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं सामान्य वर्ष या एलिप वर्ष की, तो अधिवर्ष व लीप वर्ष की। तो देखिए, इसमें हम समझेंगे सामान्य वर्ष क्या होता है और एल या फिर लीप वर्ष क्या होता है। तो सामान्य वर्ष में हम समझेंगे, देखिए, ऐसा वर्ष या ऐसा साल जिसमें वर्ष में 365 दिन हो वह सामान्य वर्ष कहलाएगा, और जिस वर्ष में 366 दिन हो वह वर्ष क्या कहलाएगा? अधिवर्ष कहलाएगा। अधिवर्ष, लीप ईयर। तो देखिए, 365 दिन हो वो वर्ष सामान्य वर्ष कहलाएगा। 365 दिन हो तो सामान्य वर्ष कहलाएगा। अब देखिए, ये समझेंगे कि यदि 365 दिन है, किसी वर्ष में 365 दिन है, तो हम भाग दे के इसमें सप्ताह ज्ञात कर सकते हैं। तो 365 है, हमें पता है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 का भाग लगाएंगे, कितने सप्ताह प्राप्त होते हैं? 7 पंजे 35, बच गया 1, 5 7 दूनी 14। तो देखिए कितने दिन बच गए? 1 दिन बच गया। अर्थात देखिए 52 तो सप्ताह है, इसमें कितने सप्ताह है? 52 सप्ताह है। 52 सप्ताह है, और प्लस कितने दिन बच गए थे? 1 दिन शेष बच गया था। ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम 7 का भाग लगाते हैं, तो ये देखिए ये भी 52 सप्ताह आएगा। 52 सप्ताह है, प्लस इसमें कितने दिन रहेंगे? 2 दिन रहेंगे। अब देखिए, सामान्य वर्ष कब होता है और अधिवर्ष कब होता है, ये भी साथ में समझेंगे। कब होता है, क्यों होता है? तो देखिए, ये जो सामान्य वर्ष है इसमें 365 दिन होते हैं, और 4 सालों में एक दिन जो पृथ्वी के घूर्णन काल के आधार पर जो ये अपने आप को कवर कर लेता है। तो देखिए, ये 366 दिन, अर्थात एक दिन फरवरी का ज्यादा, यानी फरवरी में कभी कभार 4 साल बाद एक दिन 29 दिनों का एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि फरवरी 29 दिनों की आती है, तो वो वर्ष अधिवर्ष हो जाता है। अधिवर्ष हो जाता है। तो जिसमें फरवरी 29 दिनों की हो जिस वर्ष में, वो अधिवर्ष है, और जिसमें 28 दिनों की हो सामान्य वर्ष है। कब आती है फरवरी 29 दिनों की? तो इसके लिए आप देखेंगे कि वे वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो, यानी 4 का भाग यदि देखें तो 4 का भाग यदि पूरा पूरा जाए तो इसका मतलब वो वर्ष अधिवर्ष है। अधिवर्ष सामान्यतः 4 साल के बाद में आता है। 4 साल के बाद में आता है। तो 2004 यानी कि 2008 में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2012 में भी जाता है, 1996 में भी जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वर्ष है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए वो वर्ष लीप ईयर्स होते हैं। उनमें फरवरी 29 दिनों की होती है, और उन्हें अधिवर्ष 366 दिनों का वर्ष भी कह सकते हैं। तो देखिए, यदा कदा आप जैसे मान लो यदि शताब्दी की बात करो, तो जैसे देखिए 1900 है, 1600 है, या फिर 300 है, या फिर जैसे मान लो 2000 है। शताब्दी यानी 2 जीरो लगे हो, शताब्दी के जो वर्ष है उसमें आपको इस 4 की बजाय आपको भाग लगाना होता है कितने का? 400 का। कितने का? 400 का। 400 का भाग लगाते हैं। यदि 400 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह वर्ष अधिवर्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए, कुछ वर्ष ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे 300 है वो अधिवर्ष नहीं होगा क्योंकि इसमें जब भाग नहीं जाता है। तो ये 1600 है, ये भी नहीं होगा। 1600 है, ये होगा। और 1900 है, 1900 में देखिए तो 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। हमने देखा था कि 1896, यदि 1896 हम देखते हैं तो ये क्या होता है? ये लीप ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर। इसके अलावा हम 4 साल बाद हम देखते हैं 1900, तो ये देखेंगे कि ये एलीप ईयर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम शताब्दी में भाग लगाएंगे तो 400 का भाग लगाएंगे।
तो यहाँ 1904 वापस 4 का भाग लगाएंगे तो ये लीप ईयर आएगा। इसका मतलब यहाँ समझिए कि 1896 और 1904 बीच में ये एलईपी आ गया। इसके जो अंतर है इसका वो 8 वर्षों का है। कितने का है? 8 वर्ष का है। इसका मतलब यदा कदा आप ये भी देख सकते हो कि अंतर है जो 8 वर्ष का भी हो सकता है, अन्यथा साधारणतया ये जो अंतर है वो 4 वर्ष का होता है। हमें यहाँ पे जो मेन चीज सीखनी है वो प्रायिकता है। ये आपके साधारण ज्ञान के लिए था, आप इसे अपने दिमाग में सेव कीजिए और इसके अलावा जो प्रायिकता है उस टॉपिक में आइए। प्रायिकता में हम समझते हैं इन दोनों वर्षों में आपको प्रायिकता में क्या क्या पूछ सकते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास 366 दिन अर्थात 52 सप्ताह है, 52 सप्ताह है प्लस 2 दिन शेष बचते हैं। प्रायिकता क्या क्या पूछते हैं? प्रायिकता समझे। प्रायिकता क्या क्या पूछते हैं? इसमें पूछते हैं केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। 52 रविवार आने की प्रायिकता, 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी ऐसा पूछ सकते हैं क्या? केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता, केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न है वो क्या पूछ सकते हैं इसमें? 53 रविवार आने की प्रायिकता, 53 रविवार आने की प्रायिकता। इसमें भी क्या पूछ सकते हैं? 53 रविवार आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। देखिए प्रायिकता से संबंधित जो लीप ईयर और एलीप ईयर्स के प्रश्न है वो मैंने चारों प्रश्न यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इनमें किस प्रकार से हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं तो समझेंगे। हमने पहले ही समझ लिया 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है सामान्य वर्ष में। हमें केवल 52 रविवार की बात करनी है, केवल 52 रविवार की बात करनी है। अब देखिए केवल यदि 52 रविवार है तो हमने यहाँ देखा कि 52 सप्ताह, इसका मतलब 52 रविवार तो हो गए। 52 रविवार तो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब 52 रविवार हो गए, जो एक दिन शेष बचा है हमारे पास वो ये कह रहा है कि केवल ही 52 रविवार है, केवल 52 ही रविवार है। यदि केवल 52 रविवार है तो जो एक दिन बचा है वो रविवार नहीं है। बाकी जो 6 दिन बच गए, 6 वार बच गए, उनमें से कोई एक है, उनमें से कोई एक है। इसका मतलब वो जो दिन है वो उनमें से नहीं है, उनमें से नहीं है। तो इसकी प्रायिकता विद्यार्थियों क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता बाकी 6 दिन की हो जाएगी। जो निशेष स्थितियां हमारे पास है वो कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। क्योंकि हमारे पास जो कुल सप्ताह में बार होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। उसमें से 6 में से कोई भी हो सकता है रविवार को छोड़कर। रविवार नहीं है, 52 ही, केवल 52 रविवार है। यहाँ मना कर दिया हमें कि केवल 52 ही रविवार है, केवल 52 ही रविवार है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि 52 सप्ताह में एक दिन शेष रहेगा, एक दिन शेष रहेगा, बाकी सप्ताह प्लस एक दिन शेष रहेगा। वो दिन रविवार को छोड़कर कोई भी दिन हो सकता है, इसलिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार में से कोई भी हो सकता है। 6/7 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसमें देखिए यदि हमें पूछे 53 रविवार, 53 रविवार, अब 53 रविवार आने की प्रायिकता, 53 रविवार आने की प्रायिकता, हम ये समझेंगे कि एक वर्ष में 52 रविवार तो आ चुके, 52 रविवार तो आ चुके। अब 52 रविवार यदि आ चुके तो एक जो दिन बचा है, 53 रविवार पूछे, इसका मतलब एक दिन जो बचा है वो रविवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। तो इसकी यदि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी पड़े तो जो एक दिन बचा है वो रविवार होगा, यानी कि जो एक दिन बचा है उसके चांस है रविवार होने के। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास? 1/7, 1/7। देखिए अनुकूल स्थितियां जो बन रही है वो एक दिन के चांस है, और जो निशेष स्थितियां बन रही है वो हमारे पास कितनी बन रही है? 7। तो इसका मतलब हो गया 1/7। ठीक इसी प्रकार पहले ये बात समझिए कि रविवार का मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है। रविवार की जगह आपको सोमवार दे सकते हैं, मंगलवार दे सकते हैं, बुधवार दे सकते हैं, वार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रायिकता का तरीका सभी का एक जैसा ही रहेगा। बस आपको स्थितियां देखनी है, केवल 52 रविवार या फिर 53 रविवार या 53 सोमवार, ऐसे पूछ सकते हैं। तो केवल 52 रविवार यदि हमारे पास क्या हो? 366 दिन हो, यानी अधिवर्ष हो, तो 52 रविवार पूछे, तो 52 रविवार पूछे तो देखिए यहां पर क्या प्रायिकता हो सकती है? क्या प्रायिकता हो सकती है? केवल 52 रविवार। अब दिन कितने बच गए? यहाँ कितने बचे थे? एक दिन बचा था। यहाँ कितने दिन बचे? 2 दिन बचे, 2 दिन बचे। एक बार के लिए समझते, देखिए जो 2 दिन बचे हैं लगातार होंगे, लगातार होंगे। इसका मतलब क्या क्या हो सकते हैं? देखो रविवार सोमवार हो सकते हैं, रविवार सोमवार, जो 2 दिन बचे हैं वो रविवार सोमवार क्रम से होंगे। तो देखिए रविवार सोमवार हो सकते हैं, या फिर सोमवार मंगलवार हो सकते हैं, सोमवार मंगलवार, या फिर मंगलवार
बुधवार हो सकते हैं, मंगलवार बुधवार हो सकते हैं, बुधवार गुरुवार हो सकते हैं, या फिर गुरुवार शुक्रवार हो सकते हैं, या फिर शुक्रवार शुक्र शनि हो सकते हैं, या फिर शनि रवि हो सकते हैं, शनि रवि हो सकते हैं। स्थितियां देखते हैं कितनी बनती है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारे पास जो स्थितियां निशेष स्थितियां हैं वो तो हमारे पास कितनी है, 7, यानी बट्टे में तो 7 आएगा। अब हमें पूछा क्या, देखिए यहाँ पूछा केवल 52 रविवार, केवल 52 रविवार, यानी रविवार छोड़ना है, रविवार छोड़ना है, केवल 52 रविवार ही रखने हैं। तो ये देखिए ये रविवार है, ये छोड़ दी स्थिति, ये रविवार है, ये भी छोड़ दी स्थिति, इसमें रविवार नहीं, इसमें भी रविवार नहीं, इसमें भी रविवार नहीं, इसमें भी किसमें भी रविवार नहीं है। इसका मतलब ये स्थितियां कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी स्थितियां यहाँ 5 और नीचे स्थितियां हमारे पास कितनी थी, 7, यानी केवल 52 रविवार आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 5/7 हो जाएगी। देखिए 53 रविवार, 53 रविवार से देखिए यहाँ इसका ठीक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ समझा था कि रविवार, यहाँ 53 रविवार है, यानी कि जो 52 सप्ताह थे 52 रविवार तो हो गए, 2 दिन बचे हैं, उसमें रविवार के कौन से आने के चांस है, उसके चांस कितने हैं। तो देखिए ये और ये, यहाँ पर हमने जो बचा था वो लिख दिया। अब रविवार की पूछे, इसमें भी रविवार है, इसमें भी रविवार है, तो यहाँ पर कितने में चांस है, देखिए 2/, निशेष स्थिति हमारे पास कितनी है, 7, यानी कि 2/7। देखिए अधिवर्ष और सामान्य वर्ष में आपको इन्हीं चारों प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछ से सकता है, तो आप इसको एक बार फिर से अध्ययन करके देख लीजिए और इसे फिर से बना के देख लीजिए। आइए आगे हम कुछ सवाल जो और बच गए पाठ्य पुस्तक से वो भी हल करके देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमने प्रारंभ में शुरुआत के वीडियो में ये देखा था कि हाँ और नहीं, हाँ और नहीं इसका योग होता है वो 1 होता है, हाँ और नहीं का योग 1 होता है। हमें PA बार बराबर 0.65 दिया है, PA बराबर 0.65 दिया है। यदि ये है तो हमें ज्ञात करना है क्या, ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो हमें पता है कि PA प्लस PA बार बराबर होता है 1। हमने प्रारंभिक वीडियो में ये सीखा था, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जरूर पहले देखें, बाद में ये देखें ताकि ज्यादा समझ में आ सके। तो PA प्लस PA बार बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब हमें देखिए PA का मान हमें दिया हुआ है 0.65, यानी हम यहाँ रखेंगे 0.65 प्लस PA बार यानी कि हमें ये PA बार ए नहीं की प्रायिकता जो है वो ज्ञात करनी है। तो PA बार ये हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे 0.65 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, PA बार को यहाँ रख लेंगे, तो पक्षांतरण करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ प्लस का है वहाँ जाएगा दूसरे पक्ष में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, यानी PA बार बराबर हम 1 में से घटाकर देखेंगे। घटाने में गलती नहीं करनी है, देखिए यहाँ पे 0.65 है, इसको घटाना है किस में से, 1 में से घटाना है, 1 ऊपर लिखेंगे, 1 दशमलव है तो दशमलव के ठीक नीचे हमारे पास क्या आना चाहिए, दशमलव आना चाहिए। यहाँ कोई भी संख्या नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो, 00 लिख सकते हो, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आना चाहिए। 1 में से घटाना, न कि 0.65 में से 1, ये उल्टा मत कर देना, बड़ी संख्या नहीं है ये, 1 से छोटी संख्या है। तो यहाँ घटाएंगे, देखिए 5 और यहाँ पे बच गए 3, यहाँ पे 0, हमारे पास 0. क्या आ गया 3.5, ये हमारे पास PA बार यानी ए नहीं की प्रायिकता आ गई। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि हमारे पास हाँ और नहीं की प्रायिकता पूछे तो आप इसे 1 में से घटाकर ऐसे ज्ञात कर सकते हो। ऐसा ही एक उदाहरण और लेते हैं, देखिए ऐसा ही एक उदाहरण लेते हैं जिसमें राम व श्याम एक शतरंज का मैच खेलते हैं, शतरंज का मैच खेलते हैं। अब शतरंज खेल रहे हैं तो राम के जीतने की प्रायिकता हमें दे रखी है, राम के जीतने की प्रायिकता हमें दी हुई है 4/5। हमें ज्ञात क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है श्याम के जीतने की प्रायिकता। ध्यान से समझना विद्यार्थियों, यहां जब राम जीतता है तो श्याम हारता है, राम जीतता है तो श्याम हारता है। अब श्याम की जीतने की पूछी है तो राम क्या करेगा, हारेगा। जब श्याम जीतेगा, जब 2 लड़ेंगे तो एक तो जीतेगा और एक हारेगा, ऐसा निश्चित है। तो देखिए श्याम की जीतने की पूछी है, राम हारेगा।
राम के जीतने की दी हुई है और राम के हारने की पूछी है, राम के हारने की पूछिए, जीतना हारना, हाँ और नहीं, हाँ और नहीं। तो देखिए हम जानते हैं पी ए प्लस पी ए बार बराबर क्या होता है, एक होता है। पी ए यानी जीतने की दी हुई है 4/5, 4/5 प्लस पी ए बार, पी ए बार हमें ज्ञात करना है, यहाँ रख दिया बराबर 1, पी ए बार बराबर 1, 4/5 पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 4/5, पी ए बार बराबर, देखिए घटाएंगे तो ये बट्टा 1 लगाकर आप लघुत्तम लेके घटा सकते हो, और यदि आप सीधा घटाना चाहो तो 5, 5 एकम 5, 5 में से 4 गया 1, 1/5 सीधा देख सकते हो कि ये स्थितियां 5 में से 4 थी जीतने की, तो हारने के कितने, 5 में से 4 थी, हारने के फिर 5 में से क्या बच गई, 1 बच गई। तो ये देखिए राम व श्याम, इस प्रकार से भी आप कोई एक पर्सन दे सकते हैं, हारने जीतने से, हाँ नहीं से, तो आप उसे 1 में से घटा करके ऐसे देख सकते हो। आगे देखिए एक प्रश्न ऐसा और हल हम करते हैं, देखिए उसमें हमें दिया हुआ है कि 1 से 17 तक संख्या लिखी हुई हमारे पास पर्चियां हैं। यहां जो सब प्रश्न है वो देखिए आपको ये जो संख्या है वो 30 तक दे सकते हैं, 90 तक दे सकते हैं, कितनी भी संख्याएं दे सकते हैं। यहां हमने एक उदाहरण लिया 1 से 17 तक संख्या लिखी हुई है, ये 10 से लेके 20 तक भी दे सकते हैं, 10 से लेके 25 तक, 10 से लेके 90 तक, ऐसे भी कुछ संख्याएं दे सकते हैं। हमें 1 से 17 तक दी हुई है, तो हम देखिए ये स्थितियां लिख लेते हैं क्या क्या हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ये हमने सारी संख्याएं लिख ली है। हमें इसमें प्रश्न क्या पूछ सकता है, देखिए ये पर्चियां आप यादृच्छिक या कोई पर्ची निकालते हैं तो उसमें से प्रायिकता जो पूछ सकते हैं वो देखिए क्या पूछेंगे, एक अभाज्य संख्या की, क्या पूछेंगे, अभाज्य संख्या की, या पूछेंगे सम संख्या की, या पूछेंगे विषम संख्या की। तो देखिए एक एक हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या की बात करते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, हमने पहले वीडियो में इसके बारे में बात की थी। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक का भाग जा सकता है, एक का भाग जा सकता है, वह स्वयं का भाग जा सकता है, इसके अलावा इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते, अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते, अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। इसके अलावा देखिए ये यदि हमें ये पता है, यदि अभाज्य संख्या की हमें ये पहचान पता है तो आप इसमें से कोई भी संख्या, यानी आपको 1 से 90 तक दो, 1 से 100 तक दो, 500 तक दो, सारी अभाज्य संख्या यहाँ पे इस प्रकार से पता कर सकते हैं जिसमें एक व स्वयं का भाग जाता हो, इसके अलावा किसी भी संख्या भाग नहीं जाता हो, अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। और एक बात और ध्यान देने वाली है, वो है एक जो है न तो भाज्य है, न भाज्य है, न ही क्या है, अभाज्य, न भाज्य और न अभाज्य, अर्थात एक को आपको दोनों में ही नहीं गिनना है, तो एक को यहां से छोड़ देंगे। अभाज्य संख्या कितनी है, यानी अभाज्य संख्या की अनुकूल स्थिति कितनी है वो देखेंगे। 2 हमारे पास अभाज्य संख्या हो गई, 2, 3 किसी का भाग नहीं जाता, 4 में 2 का जाता है, 5 हाँ एक संख्या 2 हमारे पास एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम भी है और अभाज्य भी। ऐसी एकमात्र संख्या होती है जो सम भी होती है और अभाज्य भी संख्या होती है। बाकी जो सम संख्या है वो अभाज्य नहीं हो सकती, इसमें जो भी सम संख्या है वो अभाज्य नहीं हो सकती। तो देखिए 2 है, 3 है, 5 है और 7 में किसी का भाग नहीं जाता, 6 में जाता है, 2 का 3 का, इसमें भी जाता है, इसमें 3 का जाता है, इसमें भी 2 का 5 का जाता है, 11 हो गई, इसके अलावा 13 हो गई, इसके अलावा 17 हो गई। संख्या देखिए कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी संख्या हो गई, 7 बटे कुल स्थिति हमारे पास हो गई 17। अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो अनुकूल स्थिति 7 और कुल स्थिति 17, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, ये सूत्र लिखेंगे साथ में। देखिए सम विषम का पूछ सकते हैं, सम विषम की हमने कल बात कर ली थी। सम क्या होती है, सम क्या होती है, जिसमें 2 का भाग पूरा जाता हो, अर्थात, और देखिए इकाई का अंक ऐसे देख सकते हैं, इकाई का अंक बड़ी संख्या हो तो इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से होता है तो वो सम संख्या होती है। विषम क्या होती है, विषम संख्या वे संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता हो, 2 का भाग पूरा
नहीं जाता हो, अर्थात इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 ये होते हैं, तो वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। इसमें से आप सम विषम का प्रश्न भी बना के हल कर सकते हो। तीसरा हमें पूछते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, ये देखिए पूर्ण वर्ग संख्या किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग यदि हमें पूछे तो हमें पूर्ण वर्ग समझना है पहले। पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग क्या होता है, तो देखिए पूर्ण वर्ग जो संख्या स्वयं को स्वयं से गुणा करने पर बनी हो, यानी कि जैसे देखिए 2 को 2 से गुणा करने पर 4 बने हैं, इसका मतलब ये क्या है, ये है पूर्ण वर्ग संख्या। इसके अलावा हमें पूछे 3 को 3 से गुणा करने पर 9 बने हैं, तो ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। इसके अलावा 1 को 1 से गुणा करने पर 1 बने हैं, ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। 4 को 4 से गुणा करने पर 16 बने हैं, ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। 5 को 5 से गुणा करने पर 25 बने हैं, ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। 6 को 6 से गुणा करने पर 36 बनेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर इसी प्रश्न में यदि पूर्ण वर्ग संख्या पूछे तो देखिए 1 है, 4 है, 16 भी है, 9 भी है, तो कितनी हो गई, 4। इसके अलावा 25 हमारी संख्याओं में है ही नहीं, 17 तक ही है। इसका मतलब हमारे पास 1, 2, 3, 4 संख्या हो गई, यानी कि 4/17 ये हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता हो जाएगी। इसके अलावा देखो हमें प्रायिकता और क्या पूछ सकते हैं, इसमें से और क्या पूछ सकते हैं, पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या की पूछ सकते हैं इसी प्रकार। पूर्ण घन, तो पूर्ण घन क्या होता है, जिस संख्या को 3 बार 3 टाइम गुणा किया जाए तो जो संख्या बनती है वो पूर्ण घन होती है। एक हमारे पास पूर्ण वर्ग भी आई थी, पूर्ण घन भी है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 27। केवल 2 ही संख्या है, 27 इससे बड़ी हो जाएगी, तो हमारे पास ऐसी संख्या कितनी है, 2/17। बड़ी संख्याओं में ये ज्यादा भी हो सकती है। और क्या पूछ सकते हैं, पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग पूछ सकते हैं। अब देखिए विभाजित पूछ सकते हैं, 3 से भाज्य एक संख्या। अब देखो 3 से भाज्य कोई संख्या पूछी है, इसका मतलब हो गया कि 3 का भाग जाना चाहिए। 3 का क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो भाग किस में जाता है, देखिए 3 का भाग 3 में जाता है, 6 में जाता है, 9 में, 12 में, 15 में और 18 में। तो 18 तो है नहीं, काट देते हैं, बची कितनी, 3, 6, 9, 12, 15, कितनी बच गई, 5। यानी कि 3 से जो भाग जाने वाली संख्या है वो 5। कुल स्थिति हमारे पास कितनी थी, 17। इसका मतलब प्रायिकता हो गई 5/17। 3 से विभाजित पूछ सकते हैं, 5 से विभाजित पूछ सकते हैं, 2 से विभाजित पूछ सकते हैं। इस प्रकार से विभाजित संख्या भी आपको पूछी जा सकती है। तो विद्यार्थियों आज हमारा जो प्रायिकता का टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है। आप इसका एक बार पुनः दोहरान कीजिए। देखिए एग्जाम भी आपके जो है माननीय मुख्यमंत्री ने हमें बता दिया है कि एग्जाम जून में होंगे, तो आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी करनी है। और जो अगले साल के विद्यार्थी हैं उनको भी ये वीडियो वापस देखकर दोबारा रिवाइज करना है। इसके साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।